हेलो दोस्तों। आज से अपन करेंगे पॉलिटी का रिवीजन। तो अपन पार्ट वाइज करेंगे। तो एक मैं लास्ट में जाके एक कंप्लीट डाल दूँगा, पर अभी फ़िलहाल पार्ट बाई पार्ट चलेगी सारी क्लासेस। तो जैसी अच्छी लगे बता देना। फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, पहला कोई एक्सपीरियंस नहीं, पहली बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले चलो अपन स्टार्ट करते हैं फालतू कोई बकवास किए बिना। तो सबसे पहले करते हैं पॉलिटी की रिवीजन। तो है राजनीतिक मूलभूत अवधारणा। इसमें क्या है कि जो पहले चलता था राजतंत्र, तो राजतंत्र में जो सारी शक्तियाँ है ना, वो राजा के पास होती थी। विधायिका भी, कार्यपालिका भी, न्यायपालिका। मतलब होता है कि राजा ही एक जो शक्ति है उसका केंद्र होता था। मतलब राजा राजा के द्वारा ही जो उसमें कहते हैं ना, बाहुबली में मेरा वचन ही मेरा शासन। वैसा है कि राजतंत्र में ऐसा था कि राजा जो बोलेगा वो ही एक वही एक न्याय होगा, या फिर वही कानून होगा। उसके अलावा उसका जो कोई उसको सही है गलत बताने वाला कोई सुप्रीम नहीं होता था। उससे पहले राजा ही सुप्रीम होता था। तो एक फ्रांसीसी विचारक आए थे जिसका नाम था मोंटेस्क्यू। उन्होंने क्या था कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। कि उन्होंने बताया था कि जो शक्ति है वो एक के पास नहीं होनी चाहिए। ये शक्ति का पृथक्करण किया जाना चाहिए। मतलब कि विधायिका अलग की हो, न्यायपालिका अलग हो, कार्यपालिका अलग हो। मतलब सारी शक्तियों का प्रमुख एक नहीं होना चाहिए। एक क्या है, फिर वो निरंकुश बन जाता है। उस पर कोई मतलब रोकने वाला नहीं होता ना, फिर वो अपनी मन मर्जी के हिसाब से सारे काम करता है। तो मोंटेस्क्यू ने एक विचार उसने एक अवधारणा दी। मतलब एक शक्ति के पृथक्करण की एक अवधारणा दी कि भाई यार एक शक्ति का पृथक्करण करो। कि फिर वो जैसे उन्होंने वो अवधारणा दी ना, उसके हिसाब से शक्तियों का 3 पृथक्करण किया गया था। लोकतंत्र अलग, और लोकतंत्र में कहा था कि विधायिका अलग हो जाएगी, कार्यपालिका न्यायपालिका अलग अलग। तो इसको लोकतंत्र कहते हैं। तो विधायिका में कौन कौन आती है, जैसे संसद है, राज्य विधानमंडल है, राज्यसभा है। ये जो सभा वो है ना, वो सारी विधायिका में आती है। और कार्यपालिका 2 तरीके की होगी। कार्यपालिका का मतलब एक तो होता है कि मंत्री, वो अस्थायी होते हैं क्योंकि वो हर 5 साल में इलेक्टेड होके आता है। और स्थायी में हो जाएगी अपने सिविल सर्विसेज, जो एक बार एग्ज़ाम पास करके वो गए तो वो बार बार उनको इलेक्टेड नहीं होके आने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो स्थायी हो जाते हैं। तो कार्यपालिका को कौन चलाएगा, एक तो स्थायी में तो अपने ये सिविल सर्विसेज, अकाउंट, IAS RS वगैरह। और अस्थायी में मंत्रिपरिषद चलाएगी, जो कि हर 5 साल में बदलती रहती है। जो भी वो वो दोनों मिलकर कार्यपालिका चलाएंगे। और न्यायपालिका में कोर्ट, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों हो गए। अब भारत में क्या है, भारत में मतलब है ना, लोकतंत्र को अपनाया गया है, लेकिन एक तरह से ना ये तीनों शक्तियों का पृथक्करण नहीं किया गया है। उसमें ये था कि जैसे यूएसए में कार्यपालिका है, विधायिका है, मतलब और न्यायपालिका, ये तीनों अलग अलग है। जबकि जो इंडिया में ये था कि न्यायपालिका तो अलग है, लेकिन विधायिका है उसका ही भाग है कार्यपालिका। कार्यपालिका अलग नहीं है, मतलब विधायिका के अंदर ही आता है कार्यपालिका। तो इसमें अपने इंडिया में जैसे दोहरी विधायिका है। तो जैसे दोहरी विधायिका मतलब राज्य के अलग, और अपने सेंटर के अलग, केंद्र के अलग। दोहरी कार्यपालिका भी है, राज्य के अलग और सेंटर के अलग। लेकिन एकल न्यायपालिका है, मतलब सुप्रीम कोर्ट एक ही है। राज्य का अलग, और ऐसा नहीं होगा कि राज्य अलग कानून बना रहा है, या फिर सेंटर अलग कानून बना रहा है। ये नहीं, राज्य अलग कानून नहीं बना सकता। कोर्ट न्याय एक ही है, न्यायपालिका एक ही है। जो सेंटर ने बनाती है वही राज्य को लागू करना होगा। तो और ब्रिटेन में ऐसा है कि ब्रिटेन में क्या संसद की सर्वोच्चता है। मतलब ब्रिटेन में संसद सबसे सुप्रीम है। उसी के अंदर तो हाउस ऑफ कॉमन्स है, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। मतलब न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों संसद के अंदर है, वो अलग नहीं है। मतलब ब्रिटेन में सर्वोच्चता संसद की है। दोनों जो कार्यपालिका न्यायपालिका वो संसद का ही भाग है। और कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है, और न्यायपालिका भी, मतलब न्यायपालिका और संसद ये दोनों है ना, जो ब्रिटेन में, वो संसद के प्रति उत्तरदायी है। क्योंकि वो एक उसका रीज़न ये है कि एक तो लिखित संविधान नहीं है, स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं है क्योंकि संसद का ही भाग है वो। तो जो न्याय कर दिया उन्होंने, उसका पुनर्विलोकन की शक्ति नहीं है न्यायपालिका के पास कि भाई जो पहले कानून जो न्याय किया गया है वो हमको सही नहीं लगा, हमको हो सकता है उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। तो वो न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति नहीं है। ब्रिटेन में एकल न्यायपालिका, और एक जो बोलते हैं ना, एकल न्यायपालिका, एक एकल विधायिका, एकल कार्यपालिका है। मतलब एक ही है।
अलग अलग नहीं है, उनमें राज्यों की अलग नहीं है, उसकी एक ही है। मतलब एकली न्याय, एक ही राज्य, सेंटर का जो भी राज्य है ना उसका एक ही न्यायपालिका है, एक ही विधायिका है, एक ही कार्यपालिका है। और वहाँ पर शासन की एकल शासन व्यवस्था है वहाँ पे। मतलब अपने इंडिया में तो क्या है, द्विशासन तो नहीं, एकल शासन व्यवस्था। मतलब ऐसा है कि राज्य के अलग, केंद्र के अपनी वो एक मिक्स है देश के, तो मिक्स है। मतलब न्यायपालिका तो एक ही है, एकल है, लेकिन जैसे संसद और वो है ना उनकी वो दोहरी है थोड़ी। अमेरिका में अपन देखिए अध्यक्षात्मक है, क्योंकि विधायिका कार्यपालिका सब अलग अलग है वहाँ पे, इसलिए वहाँ इस जो शक्ति है उसका स्पष्ट पृथक्करण किया गया है। दोहरी कार्यपालिका, दोहरी न्यायपालिका, दोहरी विधायिका, मतलब अमेरिका में ऐसे कि दोनों अलग अलग, राज्य के अलग और सेंटर के अलग, तो क्या फेडरल सिस्टम है। अब देखते हैं संविधान सभा। तो अब अपन सुनते हैं मतलब संविधान सभा। तो सबसे पहले तो 1875 में जो बाल गंगाधर तिलक है उन्होंने संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की। सबसे पहले 1875 में संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक ने की थी। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने, उसके बाद स्वराज पार्टी ने की थी। तो और पार्टी के रूप में जो संविधान सभा की मांग की थी ना, वो सबसे पहले स्वराज पार्टी ने की थी, ये याद रखना। मतलब पार्टी के रूप में कांग्रेस ने नहीं की थी, स्वराज पार्टी ने सबसे पहले की थी। उसके बाद 28 में मोतीलाल नेहरू, मतलब नेहरू समिति नहीं, तो उन्होंने संविधान सभा की मांग की। लेकिन अब अभी तक उन्होंने संविधान शब्द का प्रयोग नहीं किया था कि भाई हमें संविधान, मतलब संविधान शब्द उन्होंने ऐसे ही है, संविधान से मतलब जो स्वराज है, ऐसा हमें अपना खुद का स्वराज चाहिए, वैसा वैसे शब्दों का प्रयोग किया था सबने। जबकि जो व्यक्तिगत जिन्होंने संविधान शब्द का प्रयोग किया था ना, वो थे सर एम.एन. रॉय, यानी मानवेंद्र नाथ रॉय, जो कि 1934 में उन्होंने संविधान शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद जो संविधान सभा की जो मांग की थी ना, वो थी 1935 में कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर। मतलब जो पार्टी के रूप में तो स्वराज पार्टी ने कर ली थी सबसे पहले, पर आधिकारिक तौर पर 1935 में कांग्रेस पार्टी ने की थी। उसके बाद फिर 35 के बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने संविधान सभा की मांग की थी। 1935 में कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा की मांग की थी, और 38 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और उन्होंने सार्वभौमिक वयस्क मतदान के आधार पर जो निर्वाचित संविधान सभा की मांग की थी कि जो संविधान सभा बने वो एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब सबके पास वो अधिकार हो और सबके पास वोटिंग राइट हो, उनके आधार पर संविधान सभा गठित की जाए। तो उन्होंने 1938 में ये मांग की थी। अब उसके बाद अगस्त प्रस्ताव आया था, क्योंकि अगस्त प्रस्ताव हर 10 साल बाद आता था। ये 28 में आ गया था, 28 में वो वाइट कमीशन आया था। उसके बाद आना तो 30 में चाहिए था, लेकिन 28 में आ गया था। तो फिर उसके बाद अपन 10 साल में आता है, तो 1940 में आया था। तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था। उन्होंने संविधान सभा की मांग को स्वीकार तो कर लिया था कि भाई हमें इस टाइप की संविधान सभा चाहिए, लेकिन उन्होंने भी संविधान सभा जो सभा है उसका प्रयोग नहीं, संविधान शब्द का प्रयोग नहीं किया था। उसके बाद क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, क्योंकि अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था ना, तो उसके बाद क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा का प्रावधान किया था। मतलब ये था कि अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा का गठन किया जाएगा, और जो भी जो प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदस्यों के द्वारा चुनी जाएगी जो संविधान सभा है, वो ऐसे डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा उनका, वैसे जो जनता है वो चुन के अपने को जो सांसद है उनको भेज रही है, नहीं वो ऐसे नहीं होगा। जो प्रांतीय विधानमंडल है उनके निम्न सदन है, उनके द्वारा जो संविधान सभा है वो चुनी जाएगी। पर वो मांग को भी स्वीकार नहीं किया था। उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। उन्होंने कैबिनेट मिशन की जो सिफारिश आई थी, उन्होंने संविधान सभा की जो मांग है उनको स्वीकार कर लिया था। उसके आधार पर अपने संविधान सभा का गठन किया गया था। तो संविधान सभा में कुल जो पहले मेंबर थे 389 थे, जिसमें से 296 थे तो ब्रिटिश इंडिया से थे, और 93 रियासतों से थे। और जो 93 जो रियासतों से आए थे ना, वो मनोनीत होकर आए थे राजाओं ने मनोनीत किया था उन्होंने, ये राजाओं के द्वारा भेजा गया था। और जो 296 सदस्य थे वो ब्रिटिश इंडिया से थे। अब 296 से भी 292 तो ब्रिटिश इंडिया से, क्योंकि 296 थे, लेकिन चार सदस्य थे वो थे यूटी से, यहाँ उच्चायुक्त प्रांतों से, ABCD। ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग,
और डी से दिल्ली, ये 4 वहाँ से आए थे। तो 292 सदस्य तो ब्रिटिश इंडिया, 4 अपने उच्चायुक्त प्रांतों से और 93 ये राजाओं द्वारा मनोनीत किए गए थे, रियासतों से आए थे। हो गए 389। तो अब उन्होंने मतलब संविधान सभा का निर्वाचन कैसे कैसे हुआ था वो देखो। 10 लाखों की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि, 10 लाख की जो टोटल जनसंख्या है उनका एक प्रतिनिधि होगा, और जो निर्वाचन है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संकीर्ण में मतदान के आधार पर किया जाएगा। संविधान सभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीतियों से हुआ था। निर्वाचन मंडल है वो प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा संविधान सभा का निर्वाचन किया गया था। जो निर्वाचन मंडल है वो ऐसा चुना गया था। और जो निर्वाचन पद्धति वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संकीर्ण मत द्वारा किया गया था निर्वाचन उसका। और आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के तहत 3 श्रेणियाँ बनाई गई थी, जिसमें मुस्लिम लीग को 78 सीट देती थी, और सिखों को 4 सीटें देती थी, और सामान्यों को 210 सीट है। अब सामान्यों में हिंदू, जैन, ईसाई ये सब आते हैं ना। तो इसमें था कि संविधान सभा का जो निर्वाचन हुआ था वो जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था, और इसमें 208 सदस्यों ने भाग लिया था। ये अपने 208 सदस्य नहीं, सॉरी, 208 सदस्य तो कांग्रेस जीत गई थी 389 में से। 389 में से 208 तो कांग्रेस जीत ली थी, और 78 में से 73 मुस्लिम लीग जीत गई थी, 73 सीट सदस्य है ना। और सिखों ने 3 सीटें जीती थी, मुस्लिम आरक्षित सीटों में 3, जो मतलब सिख आरक्षित सीटें थी ना 4, उसमें से कांग्रेस ने 3 जीती थी। 208 सामान्य सीट, 199 सामान्य से जीती थी। मुस्लिम लीग की जो 78 थी उसमें से 3 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, और 73 तो मुस्लिम लीग जीत गई थी। उच्चायुक्त प्रांत 4 थे, उनमें से 3 कांग्रेस की, ऐसे टोटल मिला के 208 हो गए थे। और मुस्लिम लीग ने 73। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग नहीं लिया था संविधान सभा में, और जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू ने त्यागपत्र दे दिया था। और जो संविधान सभा ने उसमें 15 महिला चुन के आई थी। अब 15 महिलाओं में से सबका नाम क्या ही पूछते हैं, पर 2-4 नाम है। तो उनमें है सरोजिनी नायडू, ये फर्स्ट जो है वो राज्यपाल बनी थी स्टेट की। सरोजिनी नायडू से आई थिंक यूपी की बनी थी सबसे पहले। और सुचिता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित, एनी मस्क्रीन, ये रियासतों से आई थी, एनी मस्क्रीन। और संविधान सभा के चुनाव के ठीक बाद मुस्लिम लीग ने अपना संविधान सभा को बहिष्कार कर दिया। भाई हम संविधान का नहीं मानते, हम संविधान को अलग हो रहे हैं, ठीक है। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अब 9 दिसंबर में मुस्लिम लीग तो भाग नहीं ले रही, तो अब भाग लिया नहीं उन्होंने। तो उस टाइम पर 207 सदस्यों ने भाग लिया था पहले ही संविधान सभा में। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया था, जिसमें 9 महिलाएं थी, ठीक है। अब इसमें जो उद्घाटन सत्र की शुरुआत है वो आचार्य कृपलानी की थी, और जो अस्थायी अध्यक्ष अपने चुना था वो डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा को। और क्योंकि ये वरिष्ठतम सदस्य थे, ये फ्रांसीसी परंपरा है कि अपन जो किसी को वो अध्यक्ष बना रहे हैं ना वो वरिष्ठ हो, जिसको एक्सपीरियंस हो। तो एक्सपीरियंस के हिसाब से डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा को अपना अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 11 दिसंबर को सेकंड बैठक हुई थी संविधान सभा की। 11 दिसंबर को अपने स्थायी अध्यक्ष बना दिया था। स्थायी अध्यक्ष को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपन ने स्थायी अध्यक्ष बना दिया था, और जो उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी को, और जो मतलब एच.सी. मुखर्जी और कालांतर में बी.टी. कृष्णाचार्य को भी बना दिया था। और जो संविधान सलाहकार थे वो बी.एन. राव को इसलिए बनाया गया था क्योंकि उन्होंने बर्मा का संविधान बनाया था। तो उन्होंने बी.एन. राव ने ही जो पहला जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया था, पहला प्रारूप। उन्होंने संविधान का पहला जो ड्राफ्ट है या प्रारूप है वो उन्होंने बी.एन. राव ने किया था कि वह संविधान ऐसे ऐसे होना चाहिए। कालांतर में जो उपाध्यक्ष है ना, दूसरा उपाध्यक्ष, एक तो अपना एच.सी. मुखर्जी थे और दूसरे थे बी.टी. कृष्णाचार्य। ये संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष बना दिए थे। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हो रही है। 13 दिसंबर 1946 को क्या नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। इसमें नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव तो 13 दिसंबर को पारित कर दिया था, लेकिन जो पारित होकर आया था ना, मतलब प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर को तो प्रस्तुत किया था, 22 दिसंबर को पारित होकर आ गया था। 22 दिसंबर 1947 को, 22 जनवरी 1947 को, 13 दिसंबर को
संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो प्रस्तुत किया, 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। अब उद्देश्य प्रस्ताव की मुख्य विशेषता ये थी कि जो स्वतंत्रता जो भारत को स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य की स्थापना करना भारत में, इसके लिए संविधान का निर्माण। और भारत में कौन कौन शामिल होंगे, भारतीय मतलब जैसे भारतीय संघ की बात करें तो भारतीय संघ में कौन कौन शामिल होंगे, ब्रिटिश इंडिया, भारतीय राज्य रियासत है जो अभी रियासत है वो, अन्य भारतीय क्षेत्र जैसे गोवा पुडुचेरी, और अन्य राज्य जो स्वेच्छा से अपने जो भारत में मिलना चाहते हो। भारतीय संघ में राज्यों को स्वायत्तता प्रदान की जाएगी तथा अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को दी जाएगी। अभी तो सेंटर के पास है, लेकिन अवशिष्ट शक्तियाँ उसमें उद्देश्य प्रस्ताव में कहा कि राज्यों को दी जाएगी। स्वतंत्र भारत में शासन की जो आधिकारिक शक्तियाँ है ना उसका स्रोत जनता होगी, मतलब जो सोर्स ऑफ जो पावर होगी ना, शक्तियों का स्रोत, वो जनता होगी। देश में नागरिकता को मतलब न्याय 3 तरीके होगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 3 तरीके का न्याय दिया जाएगा। और स्वतंत्रता में विचार, अभिव्यक्ति, मतलब स्वतंत्र विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संघ बनाना, कार्य, इनकी स्वतंत्रता दी जाएगी। विधि व मतलब ये स्वतंत्रता दी जाएगी। और समता होगी कि भाई जो इक्वलिटी है वो है प्रतिष्ठा, अवसर और विधि के समक्ष वो इक्वलिटी होगी। और जो है ना अल्पसंख्यक है, पिछड़ी जनजाति है, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग है, उनके लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। और भारतीय राज्य की अखंडता को बनाए रखना, जल थल नभ संप्रभु को अधिकार दिए जाएंगे। प्राचीन काल में जो भारत की जो विशिष्ट स्थान था उसको बनाए रखा जाएगा। विश्व शांति का, मानव कल्याण को बढ़ावा दिया जाएगा, ऐसा उस उद्देश्य प्रस्ताव में था। उसके बाद आती है संविधान सभा की समितियाँ। कि अब संविधान सभा में बोल तो दिया, लेकिन उनकी समितियों का गठन कैसे किया ऐसा था कि संघीय शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति और भारतीय राज्यों के लिए समिति और ड्राफ्ट के लिए जांच हेतु विशेष समिति बनाई थी। उसके अध्यक्ष तो नेहरू थे। और पटेल जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनको प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक है, जनजातीय क्षेत्र है, बाह्य और आंशिक बाह्य क्षेत्र, उनकी जो समिति है उनके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल को बना दिए थे। और लेकिन उनकी एक उप समिति थी, जैसे मौलिक अधिकार की उप समिति थी, उप समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे JB कृपलानी को बनाए गए थे। अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष SC मुखर्जी बनाए गए थे। जनजातियों की उप समिति के अध्यक्ष गोपीनाथ बारदुलाई को बनाए गए थे। बाह्य व आंशिक बाह्य क्षेत्रों के उप समिति के अध्यक्ष AP ठक्कर को बनाए गए थे। संविधान सभा की कार्य समिति के अध्यक्ष JP मावलंकर को बनाया था। और राजेंद्र प्रसाद को प्रक्रिया के नियम समिति और राष्ट्रीय ध्वज के लिए जो तदर्थ समिति बनी थी उनके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब प्रारूप समिति के जो सदस्य थे वो टोटल 7 थे। अब पहला प्रारूप तो BN राव ने प्रस्तुत कर दिया था, क्योंकि उन्होंने बर्मा का संविधान बनाया था। और ये फ्रांसीसी परंपरा है कि वरिष्ठतम को अपने सदस्य बनाते हैं, तो उन्होंने पहला ड्राफ्ट भी तैयार करके दे दिया था। तो अब जो प्रारूप समिति है वो 29 अगस्त 1947 को गठित हुई थी। अब इसमें ये था कि कैसे कैसे संविधान बना है, कहाँ से कैसे क्या संविधान बनेगा। तो उसके जो 7 सदस्य थे, एक तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, और N गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला और KM मुंशी, N माधव राव। लेकिन N माधव राव पहले थे BL मित्र के स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इस वजह से N माधव राव बने थे। और DP खेतान 1948 में उनकी क्या मृत्यु हो गई थी, तो DP खेतान की जगह आए थे अपने TT कृष्णाचारी। अब इनमें कांग्रेसी जो सदस्य थे ना, टोटल 7 सदस्य हो गए। पहले है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, N गोपाल स्वामी अयंगर, सेकंड, थर्ड है कृष्णा स्वामी अय्यर, फोर्थ है मोहम्मद सादुल्ला, फिफ्थ है KM मुंशी, सिक्स्थ है N माधव राव, BL मित्र के स्थान पर आए थे, और सेवंथ है TT कृष्णाचार्य, ये DP खेतान की जो मृत्यु हो गई थी उसके स्थान पर आए थे। तो इनमें कांग्रेसी थे TT कृष्णाचार्य और KM मुंशी, ये 2 सदस्य थे कांग्रेसी, बाकी और कांग्रेसी नहीं थे। इसमें बताया था कि भाई जो
प्रारूप समिति है उसमें भी कांग्रेस के सदस्य थे ऐसा नहीं है, उसमें सिर्फ 2 सदस्य थे, टी कृष्णाचार्य और के मुंशी। संविधान सभा ने 60 देशों के संविधानों को पढ़ के अपना संविधान बनाया था इंडिया का। संविधान सभा के समक्ष जो प्रारूप समिति ने संविधान को जो प्रस्तुत किया था ना, वो 4 नवंबर, मतलब पहला जो पठन हुआ था वो 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 को हो गया था। जो द्वितीय पठन हुआ था वो 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949, मतलब टोटल 11 महीने तक इस जो संविधान सभा का उस पर डिस्कस किया था कि क्या हटाना चाहिए, क्या ऐड करो और क्या सही है। और फिर जो तृतीय पठन था वो 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 को। इसलिए क्या 26 नवंबर को अपना संविधान बनकर तैयार हो गया था। लेकिन 1930 में ऐसा सर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अपन 26 जनवरी को अपन स्वतंत्रता दिवस संविधान दिवस मनाएंगे। तो इस वजह से क्या 26 नवंबर को बन के तो तैयार हो गया, लेकिन 26 जनवरी को अपन ने जो संविधान लागू किया था। लेकिन जब तक के लिए अपन ने 15 आर्टिकल लागू कर दिए थे कि भाई 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी तक 15 आर्टिकल को लागू कर दो। तो संविधान सभा ने संविधान को पारित 26 नवंबर को कर दिया था। इसी दिन जो संविधान सभा ने उसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर कर दिया था। और इसमें 15 आर्टिकल कौन कौन से थे? 5, 6, 7, 8, 9 ये तो नागरिकता से संबंधित थे, और 60 ये राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित था, 324 ये निर्वाचन आयोग से संबंधित था, 366 और 367 ये परिभाषा व जो निर्वाचन से संबंधित था, और 379 379 और 380 और 388 391 379 380 388 391 ये अस्थायी प्रावधान था, अंतरिम सरकार के प्रावधान थे। और 392 राष्ट्रपति की शक्ति, और 393 में ये भारत को संक्षिप्त नाम दिया था। और 394 में उसमें ये था कि 15 आर्टिकल है ना 26 नवंबर से 26 जनवरी तक ही, मतलब 26 जनवरी को लागू हो रहे हैं। ये 15 आर्टिकल ही 26 जनवरी 1949 को लागू हो रहे हैं। 26 जनवरी को मैंने बताया था लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें बोला था कि 26 जनवरी हमारे लिए जो तब से इम्पोर्टेंट डे माना है कि 26 जनवरी को ही हम जो स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी 1930 को अपन स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, लेकिन स्वतंत्र तो अपने 15 अगस्त को हो गए थे। तो इस वजह से क्या है कि अपन 26 तारीख को कुछ तो रखे, तो इस वजह से अपन ने कर रख दिया कि भाई संविधान दिवस रख दो। भाई संविधान अपना बन के तैयार, संविधान को लागू हुआ था अपने 26 जनवरी को 19। तो 26 जनवरी को अब ऐसा है कि जो टोटल टाइम है ना, 26 जनवरी 1920 को लागू हो गया था। अब टोटल टाइम कितना लगा था सब जानते बच्चे 2 साल 11 महीना 18 दिन संविधान, और टोटल 11 बैठक हुई थी। ठीक है। अब कोई कहीं पे पूछे कि संविधान सभा की बैठक में समय कितना लगा था, टोटल कितना लगा था, तो 3 साल 1 महीना और 16 दिन, इसमें टोटल 12 बैठक हुई थी। ये कब से काउंट हो रही है? 9 दिसंबर 1946 से लेके वो 24 जनवरी 1950। ठीक है। और जो कि अब संविधान की कुल बैठक तो 11 है, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें पूछ लेना संविधान सभा की कुल बैठक कितनी हुई थी, टोटल की बात कर रहे हैं तो फिर 12 हुई थी। बाकी ऐसा संविधान सभा की 11 हुई है, 12 नहीं हुई। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक दो जगह पूछा है, इसी वजह से बता रहा हूँ मैं आपको। अब 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा तो लागू हो गया था। संविधान सभा की भूमिका जो संविधान है 15 अगस्त 1947 को अपना भारत आज़ाद हो गया था। अब संविधान सभा की भूमिका बदल गई। तो उसमें क्या था कि संविधान सभा एक संप्रभु संस्था बन गई थी, क्योंकि अब इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था किसी का, क्योंकि इसकी जो गठन है वो कैबिनेट मिशन की अनुशंसा से तो हुआ तो सही, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर कैसे इस टाइप में हो, लेकिन अब ये सिफारिशों से मुक्त हो गई, अब स्वतंत्र हो गए भारत। तो अब संविधान सभा आ गई दोहरी भूमिका में, एक तो संविधान निर्माण भी कर रही है, विधायिका का भी काम कर रही है। अब विधायिका का जब काम कर रही थी तो JB मामलंकर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। लेकिन अब इसके सदस्य, अब जो संविधान सभा बन के तैयार है, संविधान सभा में अब इसके सदस्य कम हो जाएंगे,
क्योंकि अब रहेंगे 299, क्योंकि अब जो 15 अगस्त 1947 को तो पाकिस्तान का वो डिवीजन हो ही गया था, पाकिस्तान अलग देश बन गया था, इंडिया अलग हो गया था। तो अब 299 सदस्य रह गए थे, पहले 389 थे, अब 299 सदस्य रहे थे। तो अब 299 में से 229 ब्रिटिश इंडिया से थे और 70 रियासतों से थे। अब संविधान सभा के महत्वपूर्ण निर्णय कौन कौन लेता था वो बता दो। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज के रूप में मान्यता दे दी थी। अपना जो राष्ट्र ध्वज है ना, उसको 22 जुलाई 1947 को मान्यता दे दी। और राष्ट्रमंडल की सदस्यता 13 मई 1949 को। 24 जनवरी को राष्ट्रगान राष्ट्रगीत को मान्यता देती थी, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला जो अपना राष्ट्रपति चुना गया था। और जो संविधान सभा है ना, उसमें टोटल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। हेड 299, लेकिन सदस्यों ने 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। और ये जो अंतिम बैठक थी 24 जनवरी 1950 को, मतलब 9 दिसंबर 1946 से चालू हुआ था, 24 जनवरी को लास्ट बैठक थी, ये अंतिम बैठक थी। इसमें तो क्या क्या काम हुआ, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत उनको मान्यता दी थी, राष्ट्रपति चुन लिया गया था, दो और संविधान सभा पे हस्ताक्षर कर दिए गए थे सदस्यों ने। और अब संविधान सभा को भंग कर दिया गया था, लेकिन विधायिक जो संविधान सभा को तो भंग कर दिया क्योंकि अब संविधान बन के तैयार हो गया। अब लेकिन वो विधायिका के रूप में काम करती रही थी 1952 तक। संविधान के रूप में तो भंग कर दिया, लेकिन संविधान विधायिका के रूप में काम 1952 तक काम करती रही थी। संविधान सभा संबंधित कुछ तथ्य है, जैसे संविधान में अपना प्रतीक हाथी रखा है, क्योंकि वो एक शांति का प्रतीक है, शांति की वजह से, और शांति की नहीं सॉरी बौद्ध की वजह से, क्योंकि उस बौद्ध धर्म से थोड़ा प्रेरित हुआ था इस वजह से। और संवैधानिक सलाहकार BN रावो, सचिव HVI अयंगर को, संविधान के प्रमुख ड्राफ्टमैन SN मुखर्जी है। संविधान सभा के सुलेखक जिन्होंने लिखा था संविधान को, वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ये। और संविधान सभा को इटालियन भाषा में लिखा था। संविधान सभा के जो अलंकरण है ना, जो संविधान के साइड में जो चित्र बनाए थे, जो ड्राइंग की थी उन्होंने, वो थी शांति निकेतन के नंदलाल बोस एवं बिहार राम मनोहर सिन्हा। मूल प्रस्तावना के अलंकरण के थे बिहार राम मनोहर सिन्हा। और संविधान के हिंदी सुलेखक जो इंग्लिश में लिखा गया था संविधान, लेकिन उसका हिंदी में जो लिखा था वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा था। पहला पार्ट यहाँ तक रखते हैं, अगले पार्ट में अपन और डिस्कस करेंगे आर्टिकल वगैरह, फंडामेंटल राइट। थैंक यू।